नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार है और पर्यटकों के लिए गुलजार होने लगे प्रमुख पर्यटक स्थल। कल 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी सहित हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में जश्न मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू भी हो चुकी हैं। इसी बीच ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने कमर कस ली है। राज्य सरकार ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस को यह आदेश पारित किए हैं कि राज्य में नए साल के जश्न मनाने के लिए आने वाले किसी भी सैलानी को झूलने पर उसे झूमने नहीं देना है। उसे अगर कोई पर्यटक झूम रहा होगा उसे सीधे उसके होटल तक पहुंचाना होगा, ना कि किसी को हवालात ले जाना होगा। सरकार ने फिर दोहराया कि अगर जरूरी हुआ तभी किसी पर्यटक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए अगर कोई क्राइम करता है, कोई क्रिमिनल अटेंशन में पाया जाता है। लेकिन कोई अगर नए साल का जश्न मनाने आ रहा, परिवार के साथ अपनी खुशियों की यादें लेने आ रहा है, तो उस पर्यटक को तंग न किया जाए, ट्रैफिक प्लान को पुख्ता किया जाए और किसी को अनावश्यक तंग भी न किया जाए। इसी के चलते सरकार ने शराब ठेके, ढाबे 5 जनवरी तक पूरी रात खुला रखने की छूट तमाम यहाँ पर जितने भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको दे दी है। और साथ में अगर प्रदेश की राजधानी शिमला की बात की जाए तो यहाँ पर चूंकि शिमला की एक बिल्कुल टिपिकल बात है, ये स्टेट कैपिटल भी है, टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है। इसके चलते आमतौर पर देखा जाता है क्योंकि कल नॉन बोर्ड क्लासेस का कल रिजल्ट भी आएगा शिमला में। इसके चलते स्कूलों को भी कल 31 दिसंबर को बुलाया गया था। हालांकि 1 जनवरी को स्कूलों में छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन ये कर्मचारी और स्कूलों की डिमांड उठ रही है कि 31 दिसंबर को कम से कम स्कूलों को बंद रखने का सरकार को राजधानी में फैसला लेना चाहिए और कल सरकारी दफ्तर भी बंद रखने चाहिए शिमला में, ताकि न्यू ईयर ईव के लिए जिस प्रकार से शिमला में कल 31 दिसंबर को सुबह 5-6 बजे से जाम लगने शुरू हो जाता है और ये जाम 1 जनवरी की सुबह तक यानी करीब यूं कहा जाए 30 से 32 घंटे शिमला में राजधानी में जाम रहता है। किसी जाम के चलते इस बार यह भी देखने में आया कि पर्यटक बड़े स्तर में हिमाचल प्रदेश का रुख करने की बजाय कश्मीर चले गए, क्योंकि सैलानियों को हिमाचल प्रदेश से आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि ट्रैफिक व्यवस्था रोटेट नहीं होती, लंबा जाम लगता है, कई पर्यटकों को पूरी रात सड़कों पर बितानी पड़ती है। इसके चलते यहां भी यह डिमांड उठ रही थी पिछले कल से कि राजधानी शिमला कम से कम स्टेट कैपिटल के स्कूलों को बंद रखा जाए या यहां पर सरकारी दफ्तर बंद रखे जाए, ताकि यहां पर पर्यटकों को जो राजधानी और टूरिज्म डेस्टिनेशन का आपस में एक टकराव है वो ना हो। लेकिन फिलहाल सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया है। आज हमारी सामान्य प्रशासन विभाग से भी बात हुई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई। उनका भी कहना था कि ऐसा सुझाव जरूर आया, ऐसा कर्मचारी या दूसरे वर्गों से सुझाव मिला कि नए साल पर 31 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी इन प्रमुख शहरों में ज़्यादा जाम लगता है। इसके चलते यहाँ पर यह डिमांड जरूर आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि फिलहाल हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। कल अभी तक यही है कि कल तमाम दफ्तर भी लगेंगे, स्कूल भी खुलेंगे। लेकिन कर्मचारियों के, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े 2 बिल सचिवालय में जरूर पहुंच गए। हिमाचल पुलिस को स्टेट कार्डर का जिस प्रकार से विधेयक धर्मशाला में लाया गया था और दूसरा बिल था कर्मचारियों की गिरफ्तारी से पहले इसकी सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये दोनों बिल आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आ गए और गृह विभाग ने इन दोनों बिलों को बैटिंग के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या इसके ऊपर का अधिकारी हो, उसका हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में तबादला हो सकेगा। उसके तबादला आदेश करने की शक्तियां भी अब डीजीपी को दी जाएंगी। और दूसरा बड़ा फैसला यह भी गृह विभाग से जुड़ा है। इस फैसले के अनुसार, क्योंकि अमेंडमेंट हुई है बिल में बाकायदा, अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी किसी क्रिमिनल इंटेंशन में पाया जाता है तो उसे बिना किसी सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन किसी लड़ाई झगड़े में, किसी विवाद में, किसी शिकायत में कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई ऐसी शिकायत होती है तो उस कर्मचारी
कर्मचारी को पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस थाने का कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर उसे कर्मचारी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। इन मामलों में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगी, चाहे वो क्लास 4 हो, क्लास 3 हो, क्लास 1 या क्लास 2, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, किसी भी श्रेणी का कर्मचारी अधिकारी हो, अब उसे पुलिस बिना सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी में जो एग्जेम्पशन दी गई है, जो छूट दी गई है, सिर्फ कोई इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला हो, देशद्रोह का मामला हो, रिश्वत का मामला हो, घूस लेने का मामला हो, या फिर कोई क्राइम से जुड़ा मामला हो, मसलन कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई रेप कर देता है, ऐसे मामलों में पुलिस डिपार्टमेंट को किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अन्य प्रकार के तमाम मामलों में जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, जमीनी विवाद हो, आपसी टकराव हो, गाली गलोच हो, इस तरह के किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामलों में अब किसी भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को बिना सरकार की अनुमति के अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। गृह विभाग में ये दोनों बिल पहुंचे थे और गृह विभाग ने बैटिंग के लिए ये बिल लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की सूची में फिर संशोधन किया जाएगा। ये आदेश आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की आज महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक थी। मुख्यमंत्री ने 2 कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर एक शिकायत आती है कि बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता नहीं बदली जाती। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए नए मापदंड तैयार करेगा। वार्षिक आय में संशोधन पर विचार किया जाएगा, ये डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है, और 5 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में इसकी गाइडलाइंस तैयार कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे नोटिफाई किया जाएगा और कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में इसे लाया जाए। जनवरी में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों के साथ भी सरकार अपने इस फैसले को साझा करेगी कि इनकम का क्राइटेरिया इतना कर दिया गया है ताकि कम से कम हिमाचल प्रदेश में पात्र लोगों को बीपीएल में शामिल किया जाए। बीपीएल परिवारों की सूचियों को सत्यापन करने के लिए 2 सदस्यीय समिति बनेगी। उपमंडल स्तर पर एसडीएम और बीडीओ शामिल होंगे। अंतिम सूची से संबंधित आपत्ति डीसी या मंडलायुक्त के पास दर्ज करवा सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को लेकर भी वेबसाइट बनेगी। होम डिलीवरी और उत्पादों को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। आज ही आरडी डिपार्टमेंट के रिव्यू बैठक में महत्वपूर्ण डायरेक्शन और महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने बीपीएल सूची में संशोधन करने के बड़े आदेश उन्होंने जारी किए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वनों के कटान पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब भी सरकार को सूचना है कि कटर के माध्यम से चोरी छिपे हिमाचल प्रदेश के वनों में कटान हो रहा है। इसके चलते राज्य सरकार और सख्त हो गई है। वनों को कटने से रोकने के लिए सरकार ने नया आदेश लागू किया है। भाई सरकार ने कहा है कि चेन वुड कटर, जिसमें बाकायदा लकड़ी को काटने का उपकरण प्रयोग किया जाता है, उसकी खरीदारी प्रतिबंधित कर दी है। जिन लोगों ने घरों में रखा उसे भी बैन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जिनके पास वुडन कटर हैं वह बाकायदा डीएफओ से परमिशन लें, उसका हम बाकायदा लाइसेंस जारी करेंगे। प्रदेश सरकार ने वन में पेड़ों के कटान को रोकने के लिए अब ये लाइसेंस की शर्त मैंडेटरी कर दी है। वन विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था के लागू होने से वन कटान पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। वहीं चेन वुड कटर के हॉर्स पावर के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद बिना लाइसेंस चेन वुड कटर को इस्तेमाल करने पर कटर जब्त किया जाएगा और इसे प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ बड़े स्तर पर जुर्माने का प्रावधान भी किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको चेन वुड कटर रखना है तो आप बाकायदा लाइसेंस लीजिए, आपको इसका लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, लेकिन बिना लाइसेंस के चेन कटर को जब्त भी कर लिया जाएगा और आपके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र में दो बड़े फैसलों को हिमाचल प्रदेश में लागू करने पर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयारियों पर जुट गया है। हाई तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी नोटिफाई किए जाएंगे जिसमें कम छात्रों की संख्या होगी और ये स्पष्ट कर दिया है कि 25 से कम संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा जिनकी संख्या 25 से कम होगी, और ये संख्या अगर 20 तक आई तो इन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से
हाई स्कूल बना दिया जाएगा। अगर 20 से भी कम हुई तो इन स्कूलों को, 15 से कम हुई तो मिडिल स्कूल बना दिया जाएगा, इससे भी कम हुई तो इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियों में शिक्षा विभाग पूरी तरह से जुट गया है ताकि नए शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों को डीनोटिफाई करने के बाद कोई दाखिलों को लेकर कोई पेंच ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब सरकार ने 20-70 के बीच पहले स्कूल डीनोटिफाई किए थे तो छात्रों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को यह मलाल था कि जिन स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया, बंद किया गया, उन स्कूलों के बच्चों को कहां शिफ्ट किया जाए। इसके चलते अब सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि आपके पास जनवरी, फरवरी, ये 2 मंथ का वैक्यूम है। इस 2 महीनों में आप स्कूलों को डीनोटिफाई कर लीजिए, इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि कम से कम नए शैक्षणिक सत्र में जब दाखिले हो तो कम से कम छात्रों को हरासमेंट का सामना न करना पड़े, अभिभावकों को परेशान न होना पड़े। 25 तक के संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने रहेंगे, कम संख्या वालों को डीनोटिफाई कर दिया जाएगा और इनकी संख्या अगर 20 तक हुई तो इन्हें हाई स्कूल बना दिया जाएगा। 20 से भी कम हुई यानी 15 तक हुई तो मिडिल स्कूल बना दिया जाएगा और मिडिल से भी कम हुई तो जिस प्रकार से पहले सरकार ने प्राइमरी बना दिए थे, प्राइमरी बना दिया जाएगा। 5 से भी कम हुई तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ये सरकार ने बड़े स्तर पर फैसला ले लिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के तबादलों को लेकर भी पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब जो सरकार ये विचार कर रही है कि 1 अप्रैल जो हिमाचल प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में फिर टीचर्स के तबादले नहीं किए जाएंगे, यानी कि अब जो पीरियड है उसमें एंटरटेन किए जाएंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में परीक्षाओं का दौर चल रहा है, रिजल्ट बनेंगे और ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में बात की जाए तो नए शैक्षणिक सत्र तक तबादलों को लेकर सरकार पूरी अपनी पॉलिसी भी बनाएगी, किस प्रकार टीचर्स को ट्रांसफर करना है। ये प्रक्रिया अब हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च से पहले पूरी कर ली जाएगी ताकि नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई प्रभावित ना हो। विंटर स्कूलों में 15 फरवरी के बाद दाखिले होंगे, समर में 1 अप्रैल के बाद दाखिले किए जाएंगे, यानी इन एडमिशंस के बाद 1 अप्रैल के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के तबादलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा 2 महीने का। और ये मुख्यमंत्री ने पहले भी आदेश जारी किए थे कि जब 2 महीने का हमें बीच में वक्त मिलेगा हम टीचर्स के ट्रांसफर भी करेंगे, प्रमोशंस भी करेंगे, ताकि 20-70 में जब अध्यापकों की पदोन्नति होती है तो पदोन्नति के बाद उन्हें पोस्टिंग देनी पड़ती है, उनकी प्लेसमेंट करनी पड़ती है। इसके चलते डिस्टर्बेंस होती है कि स्कूलों में कई सब्जेक्ट के टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बदल जाते हैं और पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके चलते शिक्षा विभाग को ये आदेश जारी किए हैं, निदेशालयों को ये कहा गया है कि टीचर हिमाचल प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं ले रहे हैं, वैल्यूएशन सेंटर में उनकी ड्यूटी है, लेकिन पदोन्नति और तबादलों को लेकर आप एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके और अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर तक फिर हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के तबादले ना किए जा सकें। कल विंटर स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद 1 जनवरी से 11 फरवरी तक 42 दिन का अवकाश स्कूलों में हो जाएगा। विंटर स्कूलों में छात्रों का रिजल्ट अभिभावकों के सामने घोषित होगा, अभिभावकों के पास बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा जाएगा। इसके अलावा शिक्षक अभिभावकों को उनके बच्चों की कमजोरी व खूबियों के बारे में बताएंगे, घर पर छात्रों के लर्न कैसे करवाया जाएगा इसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से शिक्षा की गुणवत्ता पर सुझाव देंगे। शिक्षा संवाद कार्यक्रम सभी विंटर स्कूलों में करवाने के आदेश हैं। वहीं समर वेकेशन स्कूलों में 11 से 16 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। स्कूल लेक्चरर कैडर के पदोन्नत प्रिंसिपल्स का आज एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला और डिप्टी डायरेक्टर के खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग रखी गई। शिक्षा विभाग में 2 साल से डिप्टी डायरेक्टर प्रमोट नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आए हुए भी 6 महीने बीत चुके हैं मगर अभी तक उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जल्द पदोन्नति देकर डिप्टी डायरेक्टर के खाली पद भरने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने जिला में जूनियर प्राचार्य को भी वरिष्ठता की अनदेखी कर डिप्टी डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार देने पर आपत्ति जताई। दरअसल शिक्षा सचिव ने भी बीते दिनों एक आदेश जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि जब तक प्रमोशन नहीं होता तब तक सीनियर प्रिंसिपल्स को ऑफिशियल डिप्टी डायरेक्टर लगाया जाए, मगर इन आदेशों को भी अनुपालना नहीं की गई जिससे वरिष्ठ प्रिंसिपल काफी नाराज थे। इस नाराजगी को आज जाहिर भी किया गया कि उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि किस प्रकार से जूनियर अपने सीनियर की एसीआर लिखेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित
ठाकुर ने बताया कि पूर्व में कोर्ट केस की वजह से प्रमोशन का मामला लटका हुआ था, मगर आज या कल में जल्द इन्हें प्रमोशन जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कॉमर्स और मैथ्स की नियुक्ति की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस से अप्रूवल आने के बाद, क्योंकि अब इन तमाम टीजीटी जिन्हें नई फ्रेश अपॉइंटमेंट देनी है, इनकी पोस्टिंग के प्लेसमेंट की आखिरी अप्रूवल मुख्यमंत्री से लेनी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी फाइल भेज दी गई और इसकी अप्रूवल आने के बाद निदेशालय नियुक्ति पत्र इन्हें जारी कर देगा, कॉमर्स और मैथ्स दोनों कैटेगरी के टीजीटी को। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च 2025 में होने वाली 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा 2 की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार परीक्षा के प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी और 19 मार्च को 10वीं कक्षा का अंतिम पेपर होगा। वहीं जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 4 से 29 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग से इस प्रस्तावित शेड्यूल के संदर्भ में सुझाव मांगे। उन्होंने कहा 10 दिन के भीतर प्राप्त होने वाले लोगों को सुझावों पर विचार किया जाएगा और अंतिम शेड्यूल को जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राजधानी के शिमला ईडी के कार्यालय में जिस प्रकार से रेड हुई, उस रेड के बाद शिकायतकर्ता आज मीडिया के सामने आए। शिकायतकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रजनीश गुलेरिया, डीजे सिंह, संजीव प्रभाकर समेत अन्य तमाम इन शिक्षाविदों ने कहा कि ईडी अधिकारी अरेस्ट न करने की एवज में उनसे 25 करोड़ की घूस मांग रहे थे। ये घूस हिमाचल के बहुचर्चित स्कॉलरशिप केस को दबाने की एवज में मांग रहे थे। हालांकि ये आरोप हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन जरूर इन तमाम लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, क्योंकि एक दूसरा पक्ष ये भी है कि बच्चों की स्कॉलरशिप डकारने के मामले की ये जांच चल रही है। इसमें आरोपी बनाए गए थे। आज हालांकि खुलकर मीडिया के सामने आए। इन्होंने कहा कि इस मामले को दबाने के लिए ईडी के अधिकारी 25 करोड़ की घूस मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि ईडी के शिमला कार्यालय में तैनात सहायक निदेशक विशाल दीप ने सभी शिक्षण संस्थानों के मालिकों से 25 करोड़ की डिमांड रखी थी। जब उन्होंने इसे देने से असमर्थता जताई तो उसने सभी को अलग अलग बुलाकर टॉर्चर करने शुरू कर दिया और सभी से 1-1 करोड़ की मांग रखी। इनकार करने पर आरोपी धमकियां देता था। इससे मजबूर होकर उन्होंने सीबीआई को शिकायत सौंपी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शिमला के ईडी कार्यालय में अधिकारी ने पैसों की उगाही करने के लिए गिरोह चला रखा था, एक धंधा चला रखा था। इसमें सहायक निदेशक विशाल दीप के अलावा उसके दफ्तर में तैनात नीरज, सुनील व चपरासी भी शामिल थे। इसके अलावा सहायक निदेशक का भाई विकास दीप भी इस धंधे का मास्टरमाइंड था। उन्होंने कहा कि इन सब ने मिलकर ईडी कार्यालय को डकैतों का अड्डा बना रखा था। ये बड़े आरोप उस ईडी पर लगे हैं जो देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है और कई लोगों को हवालात के अंदर भेजती है। इसी ईडी को लेकर केंद्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश की सियासत तक जबरदस्त घमासान हो रहा है और आरोप लगते हैं कि ईडी का केंद्र सरकार इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से प्रेस वार्ता का आयोजन कर तमाम यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि इसी ईडी के दफ्तर को डकैतों का अड्डा बना दिया। शिकायतकर्ताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि ईडी अधिकारी को उन्होंने 55 लाख रुपए दिए थे जो सीबीआई ने रिकवर कर लिए। उन्होंने कहा सीबीआई का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर सीबीआई ने 5 मिनट के भीतर कमेटी गठित कर पूरी तरह से ये पूरा मामला अपनी गिरफ्त में लिया और कुछ लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया। लेकिन इन लोगों ने फिर एक बार डिमांड दोहराई कि जो मुख्य आरोपी इस मामले का मास्टरमाइंड है, ईडी का सहायक निदेशक, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। देश के विभिन्न राज्यों में बिजली महकमों को निजी हाथों में देने के विरोध में कल हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल के बिजली कर्मचारी और अभियंता भी बिजली क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ 31 दिसंबर को पूरे प्रदेश में विद्युत कार्यालय के बाहर अवकाश के दौरान 1 घंटे का धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट का कहना है कि समूचे देश के बिजली कर्मचारी बड़े कठिन दौर से गुजरे हैं। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बिजली विभाग ने वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा
इमिनेट कंपनी को मात्र 871 करोड़ रुपए में बेच दिया। चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों द्वारा किए गए लगातार संघर्ष व न्यायिक लड़ाई के चलते चंडीगढ़ प्रशासन बिजली महकमे को अभी तक कंपनी के सुपुर्द नहीं किया गया। वहीं राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों की निजी हाथों में देने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। कुछ जगह तो निजी हाथों में देने के बारे में टेंडर भी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में न्यायालय से मामला कंपनी के पक्ष में होने के बाद वहां का बिजली विभाग में कार्यरत लगभग 1100 नियमित व आउटसोर्स कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों की सेवाएं भी निजी कंपनी के अधीन कर दी गई हैं। चंडीगढ़ बिजली महकमे की 26,000 करोड़ की संपत्तियों को मात्र 871 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को बेचने का भी यहां पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया। चंडीगढ़ के निजी हाथों में जाने से पड़ोसी राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र इन कॉरपोरेट के निशाने पर रहेगा, ये बड़े स्तर पर आरोप लगाए हैं। और इसी के विरोध में कल धरना प्रदर्शन 1 घंटे का अवकाश के समय किया जाएगा। शिमला में पुरुषों को भी शौच का शुल्क चुकाना होगा। हालांकि अभी तक शिमला में नगर निगम की परिधि में आने वाले शौचालयों में पुरुषों से शौच शुल्क नहीं वसूला जाता था, मगर अब नगर निगम पुरुषों से भी शौच शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। आज नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई। शिमला में मौजूदा समय में नगर निगम के अधीन 130 शौचालय हैं। इनमें से शहर के प्रमुख स्थलों में बने 30 शौचालयों में पुरुषों से भी शुल्क वसूलने का आज आदेश पारित किया गया। इसके अलावा शहर के कारोबारियों का कार्ड बनाया जाएगा। इसकी एवज में प्रतिमाह उनसे 150 रुपये लिए जाएंगे ताकि वे शौचालय का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकें। जल शक्ति विभाग में आज 45 जेई को एसडीओ पदोन्नत कर दिया गया। इन तमाम 45 एसडीओ की नोटिफाई कर दी। हालांकि इनकी पोस्टिंग प्लेसमेंट की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई और माना जा रहा है कि पोस्टिंग में भी प्लेसमेंट के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इन्हें पदोन्नति का लाभ आज से ही मिल जाए, इसके चलते जल शक्ति विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और अब पदोन्नति के इंतजार में बैठे दूसरे कनिष्ठ अभियंताओं की अगली सूची तैयार करने के भी जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी 10 गारंटियों में से गोबर खरीद की गारंटी को पूरा करते हुए 10 जिलों में गोबर की खरीद शुरू कर दी है। 11 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरा होने पर गोबर खरीद को हरी झंडी दिखाई गई थी। सरकार ने अभी तक 191 से 378 क्विंटल खाद खरीदी है। किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 कबायली जिलों को छोड़कर 10 जिलों में गोबर की खरीद शुरू कर दी गई है। जानकारी कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि किसानों से 5 और 10 किलो के पैकेट में गोबर खाद खरीदी जा रही है। ठेकेदारों को 5 रुपए किलो के हिसाब से एकत्रित करने और ट्रांसपोर्टेशन के आदेश दिए गए हैं। आगे सरकार इसको 11 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगी। ये मंत्री कृषि मंत्री ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब 3 किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी दी थी, अब 3 किलो के हिसाब से खरीद रही है, लेकिन किसान अब 5 से 8 रुपए किलो के हिसाब से गोबर बेचने की बात कह रहे हैं। यदि गोबर खरीद का अच्छा रिस्पांस मिला तो रेट बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। ये कृषि मंत्री ने आज मीडिया के साथ बात कही है। क्राइम की बात करें तो ऊना जिला के साथ लगते रामपुर हरोली पुल के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय बाइक सवार दर्शन सिंह की मौत हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने विपरीत दिशा में जाकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गाड़ी चालक बाइक सवार को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के तुरंत बाद दर्शन सिंह को रीजनल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर जवाली के पास आज एक निजी वोल्वो बस दुर्घटना का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि सड़क दुर्घटना में कोई जान हानि का नुकसान नहीं हुआ। ये घटना सुबह 7 बजे की है, जब चंडीगढ़ से शिमला जा रही एक निजी वोल्वो बस जवाली के पास सड़क किनारे डिवाइडर से जाकर टकरा गई। जिस समय ये सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया उस समय बस में करीब 35 यात्री सवार थे। घायल यात्रियों को परमाणु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिलासपुर जिला में निवेश के नाम पर एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। छात्रों ने बरठी में एक कंपनी का कार्यालय खोलकर निवेशकों का पैसा दुगना करने और महंगे उपहार देने का लालच दिया। जब लोगों ने करोड़ों रुपए का निवेश कर दिया तो कंपनी कार्यालय बंद करके फरार हो गई। कंपनी में निवेश करने वाले लोगों ने मामले को लेकर झंडूता अदालत में शिकायत दर्ज करवाई है। अदालत के आदेश पर तलाई थाना में मामला दर्ज कर लिया है। झंडूता के रहने वाले संजय कुमार से 14 अन्य शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पिछले
पिछले साल बरठी में एक फाइनेंस कंपनी का कार्यालय खुला। कंपनी में एक स्थानीय व्यक्ति भी काम कर रहा था। उसने और कंपनी के खोलने वाले पंजाब के कुछ लोगों ने निवेश के लिए उकसाया। उन्होंने कंपनी की आकर्षक योजनाएं दिखाई और जाल में फंसाकर निवेश करवा लिया। गिरिपार क्षेत्र के नेरा डांग के 31 वर्षीय रोशन कुमार का पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। रोशन कुमार पिछले कल किसी काम से सोतोन आया हुआ था तथा देर शाम को वह अपने अन्य साथियों के साथ गाड़ी के माध्यम से रेणुका की तरफ जा रहा था। वह नोरा डांग के पास शौच करने के लिए उतरा। अचानक युवक का पैर फिसलने के कारण गहरी खाई में जा गिरा। गंभीर अवस्था में युवक को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऊना जिले के अम्ब मंडल की सूरी में मंदिर पर कब्जे करने को लेकर दो गुटों की आपसी झड़प में 5 लोग घायल हो गए। सूरी पंचायत एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि पिछले कल वे अपने 2 साथियों राजेंद्र कुमार और जगदेव सिंह के साथ मंदिर का गेट बंद करके बैठे थे। तभी उनकी शिकायत पर 2 पुलिस अधिकारी जांच करने आए। जैसे ही उन्होंने उनके लिए मंदिर का गेट खोला तो प्रताप सिंह, भवानी सिंह समेत करीब 20 लोगों ने उसी वक्त पीछे से मंदिर के अंदर आ गए और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों से बचने आई उनकी पत्नी और बेटे के साथ पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिससे वह और उनकी पत्नी और उनका बेटा घायल हो गए। कुलदीप कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी कैंसर की मरीज है और इस मारपीट के दौरान वे बेहोश हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर उन लोगों को जंगल से छुड़वाया। कुलदीप कुमार का कहना है कि ये लोग उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी देते थे। मंदिर पर जबरन कब्जा करने के लिए लोग लगभग हर रोज उनके साथ मारपीट करते थे। उन्होंने पुलिस से अपने परिवार को सुरक्षा और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की क्रॉस शिकायत के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला जिला के पर्यटन स्थल कुफरी में पिछले कल पंजाब से आए टूरिस्टों ने स्थानीय लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को आईजीएमसी शिमला में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पंजाब से आए 4 टूरिस्टों को हिरासत में ले लिया है और अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पिछले कल 4 बजे के करीब टूरिस्ट और स्थानीय पर्यटक कारोबारियों के बीच स्नो बूट बदलने को लेकर कहासुनी हो गई। ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई और पर्यटकों ने स्थानीय लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में जगदीश शर्मा, शेखर शर्मा, निखिल सिंगटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पंजाब से आए इन सैलानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पिछले कल भूषण ज्वेलर ने अपना मेगा ड्रॉ निकाला, जिसमें 3 लग्जरी कारें दी गई, 5 स्कूटियां दी गई। ये अभियान बड़े स्तर पर दीपावली की खुशियों को लेकर था। भूषण ज्वेलर सोलन ने ये कार्यक्रम करीब 2 से ढाई महीने आयोजित किया और भूषण ज्वेलर सोलन में जितने भी लोगों ने गहने खरीदे, 10,000 से ऊपर की खरीदारी की थी, उन्हें बाकायदा एक कूपन दिया गया था। कल 36,000 इन कूपनों को एकत्रित करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा, अजय यादव, एडीसी सोलन और एसडीएम पूनम, इन तीनों अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे शहर के सामने इन सभी 36,000 कूपनों को मिलाकर खोला गया, जिसमें 3 लग्जरी कारें गिफ्ट में दी गई, उपहार में दी गई, जिनका लकी ड्रॉ निकला और 5 स्कूटियां प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो 2 जनवरी को फिर से बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 2 से 4 जनवरी तक 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, सिरमौर व शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 5 को अनेक स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में अभी भी कड़ाके की ठंड चल रही है। 8 स्थानों पर न्यूनतम तापमान अभी भी -, डिग्री से नीचे चला गया, जिसमें कल्पा, केलोंग, मनाली, कुकुमसेरी, बरमोर, सियोबाग, समदो, ताबो, इन तमाम क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे चल रहा है। नारकंडा, भुंतर व सरान का पारा भी 0 तक पहुंच गया है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। जिन तमाम इलाकों में धूप आई है वहां पर जरूर तापमान बढ़ा है, लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश तरह बर्फबारी, ताजा बारिश तरह बर्फबारी होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में तमाम जानकारियों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।